जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1952 के आम चुनाव, जो भारत का पहला आम चुनाव था, उसमें मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय कांग्रेस ने तय कर रखा था कि बाबा साहब को यहाँ से चुनाव नहीं जीतने देंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने जिताने के लिए भी प्रण कर रखा था और बाबा साहब के लिए 25,000 रुपये की फंड रेज करने का उन्होंने प्लान बनाया था। लेकिन इसमें ये नहीं मालूम मेंशन किया गया है कि बाबा साहब को लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो मुंबई का था उन्होंने कितना फंड रेज किया था, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को यह फंड भेंट किया था। बाबा साहब हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से पर लौटे थे, जहां बाबा साहब का एक पैर उस समय जवाब देने लगा था और आँख की रोशनी भी जवाब देने लगी। फिर भी बाबा साहब चुनावी दौरे पर जाने को तैयार थे, लेकिन लोगों की सलाह के कारण उन्होंने कुछ दिन आराम किया और फिर 20 से 25 नवंबर के बीच मुंबई जाने का उन्होंने टाइम दिया। बाबा साहब 22 नवंबर 1951 को मुंबई में पहुंचे और सेंट जेवियर कॉलेज में बाबा साहब की सभा का आयोजन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा किया गया था। वहां बाबा साहब 10 बजे करीब पहुंचे थे और उनके साथ माई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर भी थी। वहां पर बाबा साहब का काफ़ी स्वागत किया गया और उन्हें फंड भी भेंट किया गया। बाबा साहब खड़े हुए बोलने के लिए और उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आज कहना पड़ेगा कि यह सभा एक तरह से एकांगी है। यह सभा केवल अस्पृश्यों की है। सभा एकांगी होने के कारण मैं अपना भाषण भी एकांगी ही करने वाला हूँ। आम इलेक्शन मीटिंगों में बड़ा जन समुदाय होता है, वहाँ एकांगी भाषण देना अनुचित होता है। पिछले 4 सालों से मैं कांग्रेस सरकार में मंत्री की हैसियत से था। आज मैं इस्तीफा देकर कांग्रेस सरकार से निकल चुका हूं। ऐसे हालात में जो लोग मुझसे मिलते हैं वे मुझसे 2 सवाल पूछते हैं। पहला, आपने इससे पहले कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ी? दूसरी बात, लोगों को कहना यह था कि 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ मिलकर आप क्यों काम नहीं कर पाए? कांग्रेस के साथ आपके घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं बन पाए? इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ 4 सालों के संबंधों में मैं बहुत करीब से देख और जान पाया कि कांग्रेस को अस्पृश्य तथा पिछड़ी जाति के लोगों की उन्नति के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे कितना प्रेम है, कितनी अनिश्चितता है, महान विचारों के बारे में उनकी क्या निष्ठाएं हैं, आदि सब मैं बहुत करीब से देख पाया। जो लोग अस्पृश्यों के उद्धार के बारे में कह रहे थे और आज भी कहते हैं और आगे भी कहेंगे, उनके मन में अस्पृश्यों के बारे में कितना प्रेम है, यह देखने का अच्छा मौका मुझे मिला। एक और बात अच्छी तरह से समझ में आई कि कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा है, जो राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके पास शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस मामले में मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। देश का संविधान बनाते समय मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा पूरा सहयोग था। कई लोग कहते हैं कि दफ्तर जो बाबू लोग थे उन्होंने संविधान का ढांचा बनाया और मैं केवल उस पर हस्ताक्षर किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेरे साथ सदस्य थे वह कितने उपस्थित थे और कितने दिन लापता थे, यह मैं आपको बता सकता हूं। आखिर बचे मैं और मेरा सचिव। कुछ लोगों की कहीं और नियुक्तियां हुई। जब कभी मुझे अपनी आत्मकथा लिखने की फुर्सत मिलेगी तब मैं ये सारी बातें विस्तार से लिखूंगा। मैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आखिरी भाषण दिया तब यह जानकारी इकट्ठा की। मैं हाजिरी भी लेने वाला था।
लेकिन अपने सहयोगियों पर आरोप लगाना असभ्यता सूचक होता, इसलिए अपने भाषण में मैंने वह परिच्छेद हटाया। हमारे संविधान समिति में अस्पृश्यों की ओर से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। राजनीतिक सुरक्षा यानी लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, और दूसरा कानूनन सरकारी नौकरी की सुविधा। खींचतान कर जैसे तैसे आरक्षित जगहों के लिए 10 सालों की मोहलत मिली। इससे कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा। रियायतें वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। इससे हुआ यह कि मुसलमान और ईसाइयों की आरक्षित जगहें गईं, लेकिन इससे अलग ही संकट हमारे सामने खड़ा हुआ। मांग कर पाए इस 10 सालों में हद से हद 2 चुनाव होंगे, यह सवाल बेताल की तरह डराने लगा। कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में अस्पृश्यता का निर्मूलन हो जाएगा, सारे पुराने भेदभाव खत्म होकर सभी एक समाज के अंग बनेंगे। 10 सालों में अगर आप हमारा उद्धार करने की ताकत नहीं है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने की ताकत नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि आरक्षित जगहों की रियायत 10 सालों में वापस क्यों लेना चाहते हैं। नौकरी की रियायत से पहले मियाद की सीमा तय नहीं थी, लेकिन मुंशी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यता के खत्म होने तक रियायत न देने की विनती करते हुए कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष के नाम अर्जी भेज दी। सुझाव रखा गया कि इस धारा पर फिर से विचार विमर्श हो। असल मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस धारा का और कांग्रेस का संबंध ही क्या है। कांग्रेस में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। आखिर मैंने जब इस्तीफा देने की बात कही तब उस धारा को वैसे ही रहने दिया गया। इसमें एक और बात का इंतजाम मैंने कर रखा है। संविधान की एक धारा के अनुसार अस्पृश्यों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार के एक अधिकारी की नियुक्ति करे और वह इन जमातों पर होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट संग्रहित कर उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करे। मुझे लगा था कि इस जगह पर एक अस्पृश्य की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि जैसे कि संत तुकाराम कहते हैं कि सजातीय से अपनापन ज़्यादा होता है, भला करने में अपना लाभ नहीं देखा जाता। तनख्वाह पर किराए के आदमी को रख कर क्या होगा। इस काम के लिए तो अस्पृश्य की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। आज अस्पृश्य में ऐसे अधिकारी का मिलना कठिन नहीं है। जिसकी इस पद पर नियुक्ति हुई है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। इसके बावजूद एक आशंका है कि अस्पृश्यों के जीवन की सच्ची रिपोर्ट कांग्रेस सरकार क्या उस अधिकारी को प्रकाशित करने देगी। कौन किस प्रकार परेशान करते हैं यह कभी भी स्पष्ट नहीं होगा। इससे पूर्व अंग्रेजों के शासन के दौरान मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और लेबर मिनिस्टर था। कई प्रमुख विभागों का अनुभव मेरे पास था। दोनों सरकारों के कामकाज का अनुभव मेरे पास है, इसलिए मैं दोनों शासकों की शासन पद्धति की तुलना कर सकता हूं। यह बस कहने वाले किस्से नहीं हैं, मैं खुद इन किस्सों का हिस्सा रहा हूं। कांग्रेस राज में अस्पृश्यों का बहुत बुरा हाल हुआ है। उनकी बेहद उपेक्षा की गई। वे हर बार हमारे लोगों को प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश करते थे। इस्तीफा देते समय अपने पत्र में मैंने इसका विस्तार से जिक्र किया है। इतना ही नहीं, मंत्री था तब भी दिल्ली की एक सभा में कांग्रेस सरकार पर सार्वजनिक तौर पर मैंने यह आरोप लगाया था। अस्पृश्यों की राजनीतिक रियायतों का उपभोग कांग्रेस करने नहीं दिया। मेरे इस आरोप का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को आज तक फुर्सत नहीं मिली।
मेरे इस्तीफे में मैंने इन आरोपों को एक बार फिर रखा, लेकिन एक दूसरे का पत्राचार पार्लियामेंट में पढ़कर सुनाने के अलावा और अधिक कुछ कहने का साहस जवाहरलाल नेहरू में नहीं हुआ। जवाब देने के लिए उनके पास बहुत समय था। आगे 8 दिन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उन्हें कई बार बोलने का मौका मिलने के बावजूद मेरे कथन का उचित जवाब नहीं दिया उन्होंने, बल्कि मेरे सवाल टाल दिए। मैंने जो कहा उसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं है। अंग्रेज सरकार ने भी अस्पृश्यों के लिए कुछ खास नहीं किया। मुस्लिम, ईसाई और एंग्लो इंडियन लोगों पर ही उनकी कृपा दृष्टि रही। 1942 में मैं जब भारत सरकार का काउंसलर हुआ तब उनसे पहला सवाल यही पूछा कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों। अंग्रेजों ने कोई बहाने बनाए बिना अपनी जिम्मेदारी कबूली, लेकिन कांग्रेस सरकार को कहकर भी बात समझ नहीं आई। उस समय अन्य जातियों की तरह अस्पृश्यों की पढ़ाई के लिए अंग्रेज सरकार ने 3 लाख रुपए मंजूर किए। आगे अंग्रेज सरकार का मैं जब लेबर मिनिस्टर बना तब इस रकम में इजाफा किया गया और उसमें अन्य आदिवासी जनजातियों का समावेश भी किया गया। अस्पृश्यों की असली उन्नति क्लर्की में नहीं, असली उन्नति पानी हो तो उच्च शिक्षा की जरूरत है। सादी पढ़ाई कर क्लर्की करने में कोई फायदा नहीं। क्लर्क अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है? वह अपने समाज के लिए संविधान नहीं लिख सकता। उच्च शिक्षा लेकर बना व्यक्ति ही समाज में अमूल चूल और व्यवहारिक बदलाव ला सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण पद अस्पृश्यों को कब्जा करना होगा। उन्हें मौके के पद मिलने चाहिए। ऐसे छात्रों को विदेशों में शिक्षा पाने के लिए भेजने पर 3 लाख रुपए खर्च किया जाता था। मैं काउंसलर था तब 20 से 30 छात्र इसका फायदा उठा सके, लेकिन आगे चलकर 1946 से उच्च शिक्षा पाने के लिए अस्पृश्यों को विदेश भेजना बंद कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस के कार्यकाल में अस्पृश्यों की शिक्षा का अंकुर तोड़ दिया गया। दिल्ली सचिवालय में अस्पृश्य चपरासी भी नहीं थे। 1-2 क्लर्क थे। उन्हें चपरासी पानी तक नहीं देते थे। कुछ अस्पृश्य चपरासियों का मैंने इंतजाम किया, लेकिन वहां का जमादार उन्हें रात की शिफ्ट देकर परेशान करने लगा। मैं वहां गया तब मैंने 24 या 25% नौकरियां आरक्षित करवा दी। लड़ाई की बेबीन बाइज योजना की इस तरह कुछ लोगों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता, उसमें एक भी अस्पृश्य युवक नहीं होता था। मुझसे पहले अन्य समाज के 500 युवकों को यह मौका मिला था। आगे 12.5% अस्पृश्य युवकों को मौका मिलने लगा। अस्पृश्यों के करीब 100 बच्चे इसका लाभ ले पाए। उस समय 3 अस्पृश्य एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सेवाएं ली गईं, लेकिन आगे चलकर यानी कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी अस्पृश्य को ऊंचा पद नहीं मिला। कांग्रेस सरकार ने अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की एक सभा में जब मैंने यह कहा तो होम मेंबर मिनिस्टर राजगोपालाचारी ने पार्लियामेंट में मेरे सारे आरोप झूठे होने की बात कही, लेकिन आगे उनका मन ही उन्हें कचोटने लगा। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यों की नौकरियों के बारे में जानकारी पाने के लिए एक सर्कुलर निकाला। उसमें उन्हें सभी स्थानों से नामे ही जवाब मिला। कांग्रेस अस्पृश्यों का क्या और कितना भला कर सकती है, इसका यह मजबूत सबूत नहीं है तो और क्या है। विभाजन के बाद मुसलमानों के रेले चले थे, तब पाकिस्तान ने उच्च वर्गीय हिंदुओं को जाने दिया।
लेकिन अस्पृश्यों की हालत पिंजरे में रखे जानवर सी हो गई। उन पर लगातार असहाय अत्याचार होने लगा। कांग्रेस सरकार ने अस्पृश्यों को भारत में ले आने के लिए रत्ती भर कोशिश नहीं की। उस वक्त महारों की पलटने पाकिस्तान में थी। श्री भाऊराव गायकवाड़ और श्री रमेश चंद्र यादव को भेजकर इस महार पलटन के सहयोग से एक एक अस्पृश्य महिला और पुरुषों को हम भारत में लगभग खींचकर ले आए। इस बारे में मेरे मन में दुख होता है। इतना ही नहीं तो कांग्रेस के लिए घृणा पैदा होती है। जो अस्पृश्य आ नहीं पाए उन्हें मुसलमान होना पड़ा। मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कांग्रेस की उदारता का सबूत है? पूर्व पंजाब से गए शरणार्थियों को भारत में और सिख हिंदुओं को कुछ अनुपात में कम से कम जमीनें तो दी गईं, लेकिन अस्पृश्य शरणार्थियों को क्या दिया गया? केवल पत्थर। कुछ अस्पृश्य शरणार्थियों ने राजघाट के सामने भूख हड़ताल की, लेकिन अखबार वालों ने या कांग्रेस वालों ने उनकी सुध नहीं ली। सब कुछ वर्णन करना हो तो महाभारत हो जाएगा। कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि 4 साल में मंत्री था तब मैंने कोई बेईमानी नहीं की। बीमार होने के बावजूद अपने खून की हर बूंद मैंने सरकार के कामों पर खर्च की। तालियों की गड़गड़ाहट। उनकी अंदरूनी लड़ाइयों में मैंने हिस्सा नहीं लिया और उनके बारे में मन में कोई गांठ भी नहीं बांधी। 4 साल के अनुभवों के बाद मैंने सोचा कि इस पार्टी की सरकार में रहकर या इसका मंत्री बनकर मैं एकाध सवाल तक नहीं पूछ सकता। अब मुझे अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने इस्तीफा दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और जय भीम के नारे लग रहे थे। इतने सालों के अनुभव से एक विचार पक्का हुआ और वह यह कि हर किसी को अपना उद्धार खुद करना पड़ता है। चिड़िया और उसके बच्चे की स्कूल में पढ़ी कहानी आपको याद होगी। वही कहानी यहाँ लागू होती है। जो अपने खेत की कटाई करना चाहता है उन्हें खुद फैसला करना होता है, निश्चय करना होता और काम में लग जाना पड़ता है। तालियों की गड़गड़ाहट। हमें अगर मानवीय अधिकार पाने हों तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तालियों की गड़गड़ाहट। इसीलिए मैंने कांग्रेस की राजनीति छोड़कर फेडरेशन की लड़ाई का बिगुल फूंक रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट। कांग्रेस के साथ मैं रहा लेकिन कभी भी उनकी गुलामी नहीं की। मेरी राजनीति स्वाभिमान और आत्मसम्मान की ही रही। आज की राजनीति में किसी एक पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। 100 में अस्पृश्य केवल 9 या 10 हैं, यानी 10% हैं। ऐसे हालात में हमें सुलह करनी पड़ेगी। मिलजुल कर ही राजनीति काम आ सकती है। अकेले की राजनीति सफल नहीं हो सकती। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को यकीन होना चाहिए कि हमारे लोग इस सुलह के लिए राजी होकर चुनाव में उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तय अनुसार कार्य करने में हमारी इज्जत है। मैं पार्लियामेंट यानी लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हूं और 30 सालों से राजनीति कर रहा हूं। कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीना राजनीति नहीं। राजनीति इतना आसान काम नहीं है। मैंने बहुत किया लेकिन समाज की स्थिति मुझे चुप बैठने नहीं देती। अपने समाज को 4 कदम आगे ले जाने की मेरी इच्छा है। युवा अब राजनीति में आने के लिए उत्सुक है। उन्हें राजनीति का अनुभव होना चाहिए। अपने लोगों में वह है या नहीं इस बारे में मुझे यकीन नहीं है। अब ज़्यादा दिनों तक उन्हें इंतजार ना करना पड़े। जल्द ही उन्हें मौका मिलेगा। किसी भी राजनीतिक संस्था के पास एक सहयोगी दल भी होना चाहिए। अस्पृश्यों की जब इसी विभाग में बैठकें हुआ करती थीं
तब अन्य लोग उसे ना होने देते, पत्थर फेंकते, सभाओं में शोरगुल मचाया करते। उनके लिए समता सैनिक दल खड़ा किया गया। लेकिन आगे चलकर इस सैनिक दल में खराबी आई, विनयशीलता नहीं रही। मेरे दिल्ली जाने के बाद यह हुआ। आज इस दल का पुनरुत्थान हो रहा है, यह बात अच्छी है। उन्हें अब हर चाल में जाकर काम करना होगा, यानी हर कॉलोनी में जाकर उन्हें काम करना होगा। ऐसी सभाओं में केवल संख्या में उपस्थित रहकर अपना काम नहीं बनने वाला। हर एक को अपने मतदान के अधिकार को भुलाना होगा। मुंबई में काम करने का असली दिन 3 जनवरी है। अस्पृश्यों की तरह अन्य पिछड़े समाज भी हैं। उनके जीवन पर भी फेडरेशन अपनत्व भरी नज़र रखेगा। मजदूरों की मुश्किलों की तरह ही हमारी भी कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन केवल जात विहीन योजना हम नहीं बना सकते, क्योंकि अस्पृश्यों की कुछ खास मुश्किलें हैं और उन्हें दलित फेडरेशन ही हल कर सकता है। इसके लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का हाथ मजबूत करें।